इस वक्त बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर के शोपिया में इनकाउंटर, शोपिया के तुर्कवागाम में इनकाउंटर, फौज और पुलिस के मुश्तरका ऑपरेशन, 2 से 3 मिलिटेंटों के छुपे होने की खबर, 1 मिलिटेंट हलाक, गोलियों का तबादला इस वक्त जारी है। तो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है जम्मू कश्मीर के शोपिया से, जहां इनकाउंटर इस वक्त जारी है। शोपिया के तुर्कवागाम में ये इनकाउंटर चल रहा है। फौज और पुलिस के मुश्तरका ऑपरेशन इस वक्त जारी है। 2 से 3 मिलिटेंटों के छुपे होने की भी इत्तला मिल रही है। 1 मिलिटेंट हलाक हो गया है, गोलियों का तबादला जारी है। और इस वक्त हमारे साथ हमारे नुमाइंदे इरशाद फुलैन के जरिए जुड़ रहे। इरशाद, बड़ी खबर आ रही है शोपिया से, जहां इनकाउंटर इस वक्त जारी है, क्या ताज़ा अपडेट है आपके पास? सिक्योरिटी फोर्सेस 44 RR CRPF और जम्मू कश्मीर पुलिस को एक मुसद्दिका इत्तला मिली है कि मुगलपुरा तुर्कवागाम में 2 से 3 मिलिटेंट एक रिहायशी घर में छुपे हुए हैं। तो रात को ही पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया है और जैसे ही सर्च पार्टी जो है वो उस घर तक पहुंच गई जहां पे मिलिटेंट छुपे हुए, तो वहां से जो मिलिटेंट ने भाग निकलने की कोशिश की। फिलहाल जो है ऑपरेशन जारी है और इस ऑपरेशन में मुश्तरका तौर जो सिक्योरिटी फोर्सेस की टीम ने 1 मिलिटेंट को फिलहाल हलाक किया है। वो इरशाद, तादाद कितनी होगी मिलिटेंटों के, इस ताल्लुक से कुछ क्लियर जानकारी मिल पा रही है? आजम जी, जराये से हमारे पास जो खबर है 2 से 3 मिलिटेंट अब छुपे हुए हैं, जबकि 1 मिलिटेंट को मार गिराया गया है। फिलहाल सर्च ऑपरेशन जारी है। यही बताया जा रहा है कि अभी भी 2 मिलिटेंट छुपे हो सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इरशाद इस तमाम जानकारी के लिए। नए माली साल के पहले दिन आम लोगों को बड़ा झटका लगा है। गुज़िश्ता 2 हफ्तों से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे की मार झेल रहे आम लोगों पर महंगाई का बोझ लगातार बढ़ रहा है। सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में 250 रुपए का इजाफा कर दिया। गुज़िश्ता माह 22 मार्च को घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत में 50 रुपए का इजाफा किया गया था, जबकि कमर्शियल गैस सिलेंडर सस्ता हुआ था। दिल्ली में 19 किलो कमर्शियल गैस की कीमत अब 2253 रुपए हो गई है। पहले इसकी कीमत 2003 रुपए 50 पैसे थी। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे अपने नुमाइंदा प्रीति श्रीवास्तव के पास, जो इस वक्त हमारे साथ सीधे तौर पर जुड़ी है। प्रीति, आज नया माली साल है और आज ही के दिन आवाम को झटका लगा है। जो कमर्शियल गैस है उसकी कीमतों में इजाफा कर दिया और बड़ा इजाफा हुआ है, 250 रुपए का इजाफा हुआ है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि जिस तरीके से अभी तक पिछले 1 हफ्ते से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हो रही थी और आज जो LPG जो गैस सिलेंडर है उस पे बढ़ोतरी की गई है, CNG पे बढ़ोतरी की गई है, 250 रुपए की बढ़ोतरी की, जिसके कारण जो लोग हैं वो काफी परेशान हैं। क्योंकि अभी तक लोग परेशान हो रहे थे क्योंकि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हो रही थी। पेट्रोल डीजल की मैं बात करूं तो 100 का जो आंकड़ा है पेट्रोल वो दिल्ली में पार कर चुका था, लेकिन अब जब गैस की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है तो लोगों की मुश्किलें जो है वो और ज्यादा बढ़ गई हैं। लोगों का कहना है कि सरकार को अब कोई सख्त कदम उठाने चाहिए क्योंकि इससे जो है वो महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। लोगों की जो जेब पे भारी पड़ रहा है और यहाँ तक कि घर की रसोई का जो बजट है वो पूरी तरीके से बिगड़ चुका है। तो इससे लोग काफी ज्यादा परेशान है। लोगों का कहना है कि सरकार सख्त कदम उठाए। और आपको याद होगा कि कल भी कांग्रेस ने राहुल गांधी जो खुद विजय चौक पे पहुंचे हुए थे और उन्होंने महंगाई को लेकर प्रदर्शन किया था, प्रोटेस्ट किया था। तो जो विपक्षी पार्टियां हैं वो प्रदर्शन कर रही हैं महंगाई को लेकर, लेकिन इस बीच जिस तरीके से लगातार कीमतें बढ़ रही हैं और इन कीमतों के कारण महंगाई, ट्रांसपोर्ट पूरा बढ़ता जा रहा है। आम लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि हमारी जो जेब है अब उस पर ये भारी पड़ता जा रहा है और अब ये हमारे बजट के बाहर चला गया है, क्योंकि इससे घर के बजट के साथ साथ, घर की रसोई के बजट के साथ साथ बाहर आने जाने का जो खर्च है वो भी काफी ज्यादा बढ़ गया है। और एक जो आज मैं आपको बता दूं कि दिल्ली में आज एक अहम बैठक भी होनी है ट्रांसपोर्ट यूनियंस की। कुछ दिन पहले भी ट्रांसपोर्ट यूनियन ने हड़ताल की थी, लेकिन आज एक अहम बैठक भी ट्रांसपोर्ट यूनियंस की होगी जिसमें वो ये डिसाइड करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से ये कीमतें लगातार बढ़ रही हैं तो क्या जो लोकल जो किराया है क्या उसमें बढ़ोतरी की जाए या नहीं की जाए, किस तरीके से मैनेज किया जाए, उसको लेकर भी एक बैठक है। तो अगर आने वाले समय में जो महंगाई, जो कीमतें बढ़ रही हैं उसके कारण अगर ट्रांसपोर्ट का खर्चा बढ़ता है तो लोगों को ये और ज्यादा कह सकते हैं कि लोगों के लिए और ज्यादा बोझ बढ़ेगा, किराया ज्यादा देना पड़ेगा। प्रीति, एक सवाल ये करना चाहूंगा यहाँ पे कि सरकार अपना दामन बचाती नजर आ रही है ये कहकर कि तेल या गैस की जो कीमतें बढ़ रही है उसमें हमारा कोई अधिकार नहीं है, ये तेल कंपनी अपनी तरफ से बढ़ा रही है या उनकी ये मजबूरी है। लेकिन लोगों ने जो चुनकर सरकार को भेजा है, सरकार
आम लोगों की तरफ तवज्जो क्यों नहीं दे रही? क्योंकि पेट्रोल और डीजल और गैस की कीमतें बढ़ेंगी तो बाकी चीजों की कीमतें भी बढ़ेंगी। बिल्कुल ये आप सही कह रहे हैं कि सरकार जो है वो अपना दामन बचाती हुई नजर आ रही है कि कीमतों पे जो है वो सरकार का वो नहीं है, बाहर से कीमतें बढ़ रही हैं। लेकिन इसमें ये बात भी है कि अब कीमतों पे नहीं, लेकिन जो वैट सरकार लगाती है गैस और कीमतों पे जो टैक्स लगाती है उसको जरूर ये सरकार के हाथ में है। तो लोग उसी पर उम्मीद कर रहे हैं कि ये जो वैट और ये जो टैक्स लग रहा है उसको थोड़ा कम कर दिया जाए, जिससे लोगों को थोड़ी राहत मिले। जैसे मैंने आपको बताया कि कल भी महंगाई को लेकर कांग्रेस खुद सड़कों पर उतरी थी। हालांकि कांग्रेस कई दिनों से जो विपक्षी पार्टियां हैं वो इसको लेकर प्रदर्शन कर रही हैं, जंतर मंतर पे प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन कल राहुल गांधी खुद इस चीज को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे और खुद प्रदर्शन बैठे हुए थे, धरने पे बैठ गए थे। तो ये कहा जा सकता है कि एक तरफ महंगाई लगातार बढ़ रही है और दूसरी तरफ जिस तरीके से दूसरी जो विपक्षी पार्टियां हैं उस पर सियासत भी होने लगी है, क्योंकि जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ये वो कीमतें हैं जिसके कारण गैस और पेट्रोल और डीजल की वो कीमतें हैं जिसके कारण ये सीधा असर आम पब्लिक को डालती है, आम लोगों को डालती है। क्योंकि अगर गैस और पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार बढ़ती जाती हैं तो आम लोगों का जो बजट है वो लगातार खराब होता जाता है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं कनेक्ट होता है आपके घर की रसोई से लेके आपके बाहर आने जाने के खर्च तक। बिल्कुल बजट पर जो महिलाएं हैं खासकर उनके बजट पर भी, किचन पर भी बहुत इसका असर पड़ता है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रीति इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। रूस के वजीर खारजा सरगेई लारोव आज वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और वजीर खारजा एस जयशंकर से मुलाकात करने वाले हैं। बातचीत के मुद्दों में यूक्रेन के मौजूदा हालात का मौजू अहम रहेगा। हिंदुस्तान रूस के वजीर खारजा से यूक्रेन से होने वाले अमन मुज़ाकरात और ताज़ा पेशरफ्त पर तबादला ख्याल करेगा। इसके अलावा बाहमी ताल्लुकात को मजबूत करने और तिजारत को फरोग देने पर भी बातचीत होगी। रूस के वजीर खारजा सरगेई लारोव कल शाम दिल्ली पहुंचे हैं और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे दिल्ली का, जहां से नुमाइंदे शैलेंद्र वांगू इस वक्त जुड़े। शैलेंद्र, रूस के वजीर खारजा हिंदुस्तान आज कल शाम में पहुंचे आज वजीर आजम से, और वजीर खारजा एस जयशंकर से भी मुलाकात होने वाली है। कब मुलाकात होगी और क्या इश्यूज हैं जो डिस्कस हो सकते हैं? देखिए, आजम रूस के विदेश मंत्री उस वक्त हिंदुस्तान आए हैं जबकि रूस और यूक्रेन के बीच का जो जंग है उसको 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है। ऐसे में सभी मुल्कों की नजर इस वक्त हिंदुस्तान पर है, जहां पर रूस के विदेश मंत्री पहुंचे हैं। आज उनकी मुलाकात डॉक्टर जयशंकर से होगी, वजीर खारजा से, दोपहर 12:30 बजे। और उसके बाद माना जा रहा है कि इस बैठक के दौरान भारत एक बार फिर अपना रुख साफ करेगा और भारत ये कहता आया है कि इमीडिएट सीजफायर होना चाहिए और वही बातचीत के जरिए ही आगे बढ़ना चाहिए यूक्रेन के साथ रूस को। हालांकि हमने देखा है कि भारत ने एक न्यूट्रल और इंडिपेंडेंट स्टैंड लिया हुआ है इस पूरे मामले को लेकर। और वहीं अगर हम बात करें रशिया साइड से, तो हमने देखा है कि रशिया से भारत ऑयल इंपोर्ट करने की योजना बना रहा है, जिसको लेकर पूरी दुनिया में इसकी मजम्मत की जा रही है। हमने ये भी देखा है कि यूएस की तरफ से भी इस तरह के बयान कल सामने आए, यूके की तरफ से भी ये ऑयल का मुद्दा उठाया गया। लेकिन भारत ये साफ कर चुका है कि जहां तक तेल की बात है, अगर कीमतें बढ़ती हैं तो जाहिर तौर पर अच्छे ऑप्शंस के लिए कोई भी देश मार्केट में जाएगा। और ऐसा नहीं है कि इकलौता भारत ही है टॉप 10 इंपोर्टर्स में, बल्कि यूरोप के ही बहुत से देश हैं जो आज भी रूस से तेल इंपोर्ट करा रहे हैं। तो ये एक अहम मुद्दा रहेगा जिससे बातचीत होगी। और वही जो सैंक्शंस लगी है रशिया के ऊपर, ऐसे में रूबल में ट्रेड को लेकर किस तरह से आगे बढ़ा जा सकता है, क्योंकि सैंक्शन के चलते जो रूस पर दबाव बना हुआ है उससे बचने के लिए वो भारत और अन्य देशों के साथ ट्रेड पर बात फिलहाल कर रहा है। तो इस पर भी आज की बैठक में बातचीत होगी। वहीं माना जा रहा है कि उसके बाद उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री मोदी से भी होगी। और ये खास इसलिए है क्योंकि पिछले करीब 2 हफ्तों के अंदर जितने भी विदेश मंत्री अलग अलग देशों के हिंदुस्तान पहुंचे हैं उनकी मुलाकात पीएम मोदी से नहीं हुई है। लेकिन ऐसे में रूस के विदेश मंत्री की मुलाकात पीएम मोदी से होगी और उस वक्त वहां पर एनएस अजीत डोभाल भी मौजूद रहेंगे। तो माना जा रहा है कि ये दिखाता है कि भारत और रूस के जो संबंध है वो आज भी बहुत करीबी हैं। हालांकि भारत ने लगातार जब भी अब्सटेन किया है रूस के खिलाफ जो प्रस्ताव लाए गए हैं यूएनजीए में या यूएनएससी में, लेकिन भारत लगातार साफ करता आया है कि इसमें इमीडिएट सीजफायर होना चाहिए और बातचीत के जरिए ही आगे बढ़ना चाहिए। चलिए शैलेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फौरन हाजिर होते हैं।
दफा। आज दिल्ली हाई कोर्ट में तबलीगी जमात के मरकज हजरत निजामुद्दीन पर अहम समाअत होने वाली है। आज की समाअत में रमजानुल मुबारक में मरकज के लिए गाइडलाइंस तय की जा सकती हैं। वहीं दिल्ली पुलिस ने जुमेरात को दिल्ली हाई कोर्ट को मुतला किया है कि वो निजामुद्दीन मरकज को दोबारा खोलने की इजाजत देगी ताकि रमजान के दौरान नमाज अदा की जा सके। दिल्ली पुलिस के वकील ने ये बात जस्टिस जसमीत सिंह के सामने कही, जो आज दिल्ली वक्फ बोर्ड की दरख्वास्त पर समाअत करेंगे, जिसमें शब बारात और रमजान के दौरान मस्जिद खोलने की अपील की गई है। वाज़ेह है कि मार्च 2020 से कोरोना वबा के दौरान इज्तिमा मुनक्किद करने को लेकर तबलीगी मरकज को बंद कर दिया गया था। तो आज दिल्ली हाई कोर्ट में तबलीगी जमात के मरकज हजरत निजामुद्दीन पर अहम समाअत होने वाली है। नाज़रीन, आज के समाअत में रमजानुल मुबारक में मरकज के लिए गाइडलाइंस तय की जा सकती हैं। वहीं दिल्ली पुलिस ने जुमेरात को दिल्ली हाई कोर्ट को ये इत्तला दी है कि वो निजामुद्दीन मरकज को दोबारा खोलने की इजाज़त देगी ताकि रमजान के दौरान नमाज अदा की जा सके। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे दिल्ली का, जहाँ समाचार नुमाइंदे खुर्रम इस वक्त फोनलाइन के जरिए जुड़ है। खुर्रम, रमजान की आमद है और ऐसे में तबलीगी जमात के मरकज को खोलने को लेकर आज हाई कोर्ट में समाअत है, क्या कुछ मुसल्लियान को राहत मिल सकती है? देखिए आजम, इस मामले में शब बारात के मौके पर ही एक उसूली तौर पर रजामंदी हो गई थी और दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से हुक्म आ गया था कि इन शराइत के साथ, यानी कि गैर मुल्की दाखिल नहीं होंगे, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा और इसी के साथ साथ नोटिस बोर्ड लगाए जाएंगे, सीसीटीवी कैमरे काम करेंगे। ये तमाम चीजों को लेकर के एक उसूली रजामंदी इत्तेफाक दिल्ली पुलिस और जो मैनेजमेंट कमेटी है बंगले वाली मस्जिद तबलीगी जमात मरकज की, उसके दरमियान ये पहले ही हो चुका था। लेकिन अब इस मामले में क्योंकि 4 फ्लोर खोले गए थे, अब जो वक्फ बोर्ड है वो ये चाहता है कि तमाम फ्लोर खोल दिए जाएं और किसी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शंस ना रहे। लेकिन दिल्ली पुलिस की तरफ से कल तहरीरी तौर पर अदालत में कुछ तजावीज दी गई, जिसमें कहा गया कि नोटिस बोर्ड नहीं लगाए गए थे, सीसीटीवी जो कैमरे हैं वो जीनों पर भी लगाए जाएं। तो 2 तरह की शर्तें उन्होंने और मजीद इसमें दी हैं। तो आज दिल्ली हाई कोर्ट में इस मामले को लेकर समाअत होनी है, क्या उन्हीं तमाम शराइत के साथ मरकज खुलेगा, क्योंकि पिछली बार दिल्ली पुलिस ने जब शब बारात के लिए खुलना था उसको 100 लोगों की शर्त लगाने की कोशिश की थी, लेकिन अदालत ने उसको नामंजूर कर दिया था। इसी तरीके से कई और शर्तें ऐसी थी जिसको अदालत ने उनको एक तरीके से उनको टेक ओवर कर दिया था, यानी कि वो शर्तें नहीं मानी थी। इस तरह से आज दिल्ली हाई कोर्ट में तकरीबन 12:30 बजे समाअत होनी है। और जो शराइत हैं या क्या शब बारात के मौके पर जिस तरीके से एक फ्लोर पर जितने लोग आ सकते हैं सोशल डिस्टेंसिंग के साथ और कोरोना प्रोटोकॉल के पालन के साथ, की पासदारी के साथ, वो तमाम शर्तें दिल्ली वक्फ बोर्ड चाहता है कि उसी पर उनको इजाजत दी जाए। और मजीद जो है रमजान के लिए और ज्यादा फ्लोर की जरूरत है, तो पूरी तरीके से बंगले वाली मस्जिद जिसको तबलीगी जमात मरकज कहा जाता है उसको खोल दिया जाए। इसी मामले को लेकर क्या समाअत होनी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम इस तमाम जानकारी के लिए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में परीक्षा पर चर्चा प्रोग्राम के दौरान तलबा से बातचीत करेंगे। परीक्षा पर यह चर्चा का 5वां एडिशन है। इस एडिशन की खास बात यह है कि मुल्क के तमाम गवर्नर राजभवन में तलबा और असातिज़ा के साथ परीक्षा पर चर्चा प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के मुताबिक ये प्रोग्राम उन ममालिक के सिफारतखानों में भी दिखाया जाएगा जहाँ हिंदुस्तानी लोग बड़ी तादाद में रहते हैं। ये प्रोग्राम मरकजी आला तालीमी इदारों में भी मुनक़िद किया जाएगा। नागालैंड, आसाम और मणिपुर में अफसपा यानी आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट के दायरे आज से कम कर दिए गए हैं। अफसपा तीनों रियासतों के कुछ इलाकों में नाफिज रहेगा। अमित शाह ने कल ट्वीट कर इसकी जानकारी दी थी। अफसपा नागालैंड, आसाम और मणिपुर में कई दहाइयों से नाफिज है ताकि वहां मुसल्लह अफवाज को हालात से निपटने में मदद मिल सके। नागालैंड, आसाम और मणिपुर के कुछ इलाकों में हालात पहले से बेहतर हुए, जिसको देखते हुए मोदी सरकार ने यह फैसला लिया है। मारूफ सनतकार किरण
मजूमदार शाह के मुल्क में बढ़ती हुई मजहबी तकसीम के ट्वीट पर रद्दअमल जाहिर करते हुए कहा है कि सबको तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए। बुमई ने कहा है कि हम कई सालों से मुख्तलिफ मसाइल पर अपने अकायद के साथ रह रहे हैं। कर्नाटक अमन और तरक्की के लिए जाना जाता है। पुरअमन बातचीत के जरिए समाजी मसाइल को हल करना मुमकिन है, इसलिए हर किसी को तहम्मुल से बर्ताव करना चाहिए और अमन और अमा बरकरार रखने के लिए ताउन करना चाहिए। बिस्वराज बुमई ने मजीद कहा कि बदकिस्मती से मफाद परस्त इस मसले को हाईजैक कर रहे हैं। बाद में किरण मजूमदार शाह ने ट्वीट करते हुए खुद के कन्नड़ा होने पर फख्र का इजहार किया और वज़ीर आला बुमई पर मामले को पुरअमन तरीके से हल करने को लेकर एतमाद जाहिर किया। उन्होंने लिखा कि तमाम जमातों को इसके लिए काम करने की जरूरत है। इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। आदाब। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक